Hello everyone, welcome to BrightMate. Myself Ashwini. Today we are going to start a new chapter which is depreciation. Depreciation होता क्या है? Depreciation किस पे लगता है? Depreciation asset पे लगता है और वो भी tangible assets. कितने टाइप्स की assets होती है बच्चों? दो टाइप्स की asset होती है, tangible और intangible. टेंजिबल असेट्स जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल जिसे हम छू नहीं सकते और जिसे हम देख नहीं सकते। तो डेप्रिसिएशन की हम डेफिनेशन देखेंगे। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है, गिरावट आती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। टेंजिबल असेट्स ड्यू टू किस कारण से उनके टेंजिबल असेट्स में वैल्यू में फॉल आता है? ड्यू टू यूज़ ऑफ असेट्स। हमने असेट्स का यूज़ किया। मान लो हमने कोई मशीन परचेज़ की और उसको आज हमने मशीन परचेज़ की है और अब 4 साल बाद उसको सेल करने जाएंगे अपन, तो वो उसी कॉस्ट में, मान लो अपन ने 10 लाख में एक मशीन परचेज़ की, अब उसको हम सेल करने जाएंगे 5 साल बाद, तो वो उस कॉस्ट पे नहीं मिलेगी, हमको थोड़ा कम में मिलेगी, या तो 6 लाख पे या 5 लाख पे। जो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किस कारण? हमने उस असेट को क्या किया, यूज़ किया है। सेकेंड वन इज एफ्लेक्स ऑफ टाइम। एफ्लेक्स ऑफ टाइम का मतलब होता है टाइम का बीत जाना। हमने असेट परचेज की, मान लो हमने एक कार परचेज की है 10 लाख की, और हमने उस कार को क्या कर रखा है, अपने गैराज में रख रखा है, उसको यूज़ भी नहीं किया है, कभी नहीं चली, एज ए पैटी पैक वो पड़ी हुई है कहाँ पे, हमारी गैराज में, लेकिन उसका यूज़ हमने नहीं किया है। तो अगर हम उसको 5 साल बाद सोल्ड आउट करने जाएंगे तो लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसमें उतनी, वो 10 लाख की कार हमको 6 लाख में सोल्ड होगी, तो वो क्या हो जाएगी, हमारा वैल्यू कम हो जाएगी। किसके कारण? डेप्रिसिएशन के कारण। थर्ड वन इज ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आज मैंने मान लो कोई लैपटॉप खरीदा है 1 लाख का, किसी अच्छी कंपनी का, लेकिन 1 लाख का खरीदा और 10 दिन बाद ही किसी और कंपनी ने सेम फीचर्स वाला लैपटॉप उसने लॉन्च कर दिया 50,000 में, तो लोग उसको नहीं परचेस करके 50,000 वाले को परचेस करेंगे। तो किसके कारण हुआ? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण। फोर्थ वन, एक्सीडेंट। आज हमने कोई कार परचेस की, उसका एक्सीडेंट हो गया 1 महीने बाद, तो उसको सोल्ड आउट करने जाएंगे तो उसकी वैल्यू वो नहीं होगी। ओके। डेप्रिसिएशन की वैल्यू में फॉल किन किन कारणों से आता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, वेस्टिंग असेट्स। अब हम बात करते हैं टेंजिबल असेट्स की। टेंजिबल असेट्स की बात करना चाहेंगे हम, तो टेंजिबल असेट्स में कौन कौन आता है? मशीन, बिल्डिंग, लैंड, कार, एक्सेट्रा। तो इन पे क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। इनटेंजिबल असेट्स में कौन कौन आता है? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, एक्सेट्रा। इनटेंजिबल असेट्स जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। टेंजिबल असेट जिसे हम देख सकते और छू सकते हैं। इनटेंजिबल असेट्स में कौन आता है? गुडविल, जो कि हमारी बिजनेस की रेपुटेशन होती है। कॉपीराइट, हम किसी चीज़ से हम कॉपीराइट लेते हैं। पेटेंट, इन सब पे क्या होता है? अमोर्टाइजेशन मिलता है हमें, अमोर्टाइजेशन होता है उन पे। और वेस्टिंग असेट्स, वेस्टिंग असेट्स कौन से? दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जांपल कोल माइंस, आयरन और एक्सेट्रा। वेस्टिंग असेट्स क्या होती है? नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरली मिलती हैं हमको। तो इनका क्या है, जैसे जैसे ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है तो उसको क्या हो रहा है? डिप्लेशन होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? डिप्लेशन होता जा रहा है। मतलब कोल माइंस का, आयरन का जैसे जैसे यूज़ हो रहा है तो उनका क्या हो रहा है? डिप्लेशन हो रहा है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन को? फर्स्ट है कोस्ट। कोस्ट परचेज, मान लो हमने कोई मशीन परचेज की है, वो क्या है? 1 लाख की, प्लस उसमें क्या करेंगे? टैक्स, फ्रेट, अदर चार्जेस जो भी है उसमें ऐड करेंगे। मान लो हमने कोई मशीन परचेज की है और उस पर उसको इंस्टॉल करने का खर्चा हुआ है हमारा 5,000, वो भी हम किस में ऐड करेंगे? कॉस्ट में करेंगे।
तो हमारा परचेज प्राइस कितनी 1 लाख, टैक्स कितना लगा है हमारा 10,000, फ्रेट कितना है हमारा 4,000 और इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं 5,000। तो हमारी मशीन हमको कितने में पड़ी 1,19,000। ओके, तो ये सारे जो मशीन को लाने तक का जो भी खर्चा हुआ है वो सब कुछ हमारे किस में ऐड हो जाएगा, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। सेकेंड है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाता है। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ असेट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक वैल्यू। यहाँ पे ये बताया जाता है कि एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब है कि हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ आज हमने ये मान लो अपन ने मोबाइल परचेज किया है, उसको 5 साल बाद में यूज़ मतलब बेचने जाऊंगा या उसकी क्या वैल्यू रहेगी। आज मैंने 30,000 का फ़ोन खरीदा तो उसको मैं सेल करने जाऊंगी 5 साल बाद, तो मैंने उसको एस्टिमेट लगा लिया है कि मैं 5 साल बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पे एक दे रखा है 25,000 का मैंने मोबाइल परचेज किया और उसको मैं 4 साल बाद उसको सोल्ड आउट करने जाऊंगी तो कितने में बिकेगा 2,000 में, रद्दी के भाव में बिकेगा। तो मैंने क्या किया, एस्टिमेट लगाया। ओके, एस्टिमेट या स्क्रैप वैल्यू निकाल दी कितनी कि वो 2,000 में बिकेगा। ज़रूरी नहीं कि वो 2,000 में बिके या ज़्यादा कम में बिके, मैंने एस्टिमेट लगा दिया। थर्ड वन इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, period for which assets can be used productively without incurring extraordinary repair and maintenance। एस्टिमेटेड यूज ऑफ लाइफ असेट्स का मतलब होता है कि हमने उस मशीन पे असेट्स पे रिपेयर और मेंटेनेंस को विदाउट इनकरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डर, बिना खर्चे लगाए क्या करा है, उसको हमने एस्टिमेट लगाया है कि ये यहाँ तक हमें काम लगेगी। फोर्थ है लीगल प्रोविजंस। कंपनी लॉ और इनकम टैक्स एक्ट प्रिस्क्राइब मेथड एंड रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिशिएशन। लीगल प्रोविजंस, अगर मान लो कभी कंपनी लॉ और इनकम टैक्स एक्ट ने कभी अपने चेंजेस लिए आए तो डेप्रिशिएशन की रेट में और सारे लॉ वगैरह चेंजेस कर दिए, तो हमें भी वो क्या करना होगा, उसको फॉलो अप करना होगा। फिर बात करते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन। मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन, फर्स्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, सेकेंड वन इज प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज मेंटेन। दो तरीके से हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डेप्रिशिएशन अकाउंट को हम नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, तो सिर्फ हम क्या बनाएंगे, सिर्फ असेट्स अकाउंट बनाएंगे अपन, ओनली असेट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इसमें हम डेप्रिशिएशन असेट्स की प्राइस को क्या करेंगे, हम मतलब डाउन वैल्यू पे बताएंगे, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं बता पाएंगे। असेट्स इज शोन एट अ रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू। हमको असेट्स किस पे बतानी होगी, उस पर डेप्रिशिएशन लगा के रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे हमको बतानी होगी। मान लो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है 1000, यहाँ पे डेप्रिशिएशन क्या है 100, तो हम क्या शो करेंगे 900 शो करेंगे। लेकिन अगर सेकेंड अपन बात करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज मेंटेन, अगर इसको अपन मेंटेन करके चलते हैं तो उसमें क्या बनेगा, असेट्स अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ये भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको हमारी मशीन को उसी कॉस्ट पे बताना, ओरिजिनल कॉस्ट पे बताना, इसलिए हम एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाएंगे। असेट्स इज शो एट द कॉस्ट पे ही बताएंगे उसको। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहेगा, कॉस्ट ऑफ मशीन 1000 है और डेप्रिशिएशन 100 है, लेकिन हम हमारी मशीन को किस पे दिखाएंगे, 1000 पे दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए जो डेप्रिशिएशन के लिए शो करने के लिए अपन बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट अलग से शो करेंगे। इसकी अपन जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। जनरल एंट्री देखेंगे, अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया है तो एंट्री होगी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अब ये जो भी डेप्रिशिएशन है हम कहाँ हर साल कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और डेप्रिशिएशन को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट। अगर हम मेंटेन करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट तो हम
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। Important note: while calculating depreciation for the year, be careful regarding, हमें अगर क्या ध्यान देना है जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेप्रीशिएशन, तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, डेट ऑफ परचेज ऑफ असेट्स, डेट ऑफ सेल ऑफ असेट। एक तो परचेज की डेट ध्यान में रखनी है और सेल करने की डेट ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मैंने 1 अप्रैल 2019 अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2020 एंड हो रहा है, लेकिन मैंने ईयर के बीच में 1 सितंबर को मशीन परचेज की 1 लाख की, 1 लाख की मशीन परचेज की, उस पर डेप्रीशिएशन 10%। तो अब डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्रीशिएशन 1 लाख 10%, और हम कब परचेस कर रहे हैं, ईयर के मिड में परचेस कर रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हुए, 7/12। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन हो जाएगा। डन। मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को शॉर्ट में SLM भी कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब आपको यहाँ पे सुनने में लग रहा होगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें क्या होता है, डेप्रीशिएशन सेम रहता है, हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। डेप्रीशिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द कॉस्ट ऑफ द असेट। डेप्रीशिएशन और इस वाले मेथड में डेप्रीशिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है। अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन इज कांस्टेंट एवरी ईयर। डेप्रीशिएशन का जो अमाउंट है वो हमेशा क्या रहेगा, एवरी ईयर कांस्टेंट रहेगा। वैल्यू ऑफ असेट्स बिकम जीरो एट द एंड। जो असेट्स की वैल्यू है वो एंड में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड में जीरो हो जाती है। इस मेथड से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। Rate of depreciation is equals to amount of depreciation upon total cost of assets into 100। अब एग्जांपल देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ असेट्स दे रखी है 1 लाख दे रखी है, डेप्रीशिएशन रेट दे रखा है 25% दे रखा है। आज हमने एक मशीन परचेज की 1 लाख की, उस पर हमको 25% क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन लगाना है। उसको हम 4 साल तक क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। अब 4 साल बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ईयर अगर हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे, SLM मेथड पे लगा रहे, तो 1 लाख का 25% कितना होगा, 25,000। फिर सेकेंड ईयर भी क्या लगेगा, सेम 25,000। थर्ड ईयर 25,000, फोर्थ ईयर भी क्या लगेगा, 25,000 सेम। तो हमारी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। डन। अब हम बात करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये सेकंड मेथड है, इसको हम कहते हैं WDV मेथड। डेप्रीशिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें जो हम असेट पे डेप्रीशिएशन लगाते हैं वो हमेशा उसकी वैल्यू जो बैलेंस निकलता है उस पे हम लगाते हैं, और उसमें डेप्रीशिएशन हमेशा क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। और हमेशा इस वाले मेथड से अगर हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी असेट्स की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, और इसमें डेप्रीशिएशन हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीज होता रहता है। लेकिन SLM में क्या होता है कि हमेशा डेप्रीशिएशन कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे डेप्रीशिएशन डिक्रीज रहता है। डेप्रीशिएशन कीप ऑन डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर।
वैल्यू ऑफ असेट्स नेवर बिकम्स ज़ीरो, कभी भी यहाँ पर असेट्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू 1 माइनस n रूट s अपॉन c इंटू 100। R means rate of depreciation in percent and useful life of assets, S scrap value and residual value at the end of useful life, C means cost of assets। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक असेट परचेज की, वो 1 लाख की है और डेप्रीशिएशन कितना है 10% दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हमने 4 साल बाद उसको देखेंगे तो 1 लाख पे हमने 10% लगाया तो कितना आएगा 10,000। हमारी असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 90,000। अब किस पे लगेगा 90,000 पे लगेगा। फिर हमारी बुक असेट्स की वैल्यू क्या दिखेगी 81,000, फिर लगेगा 81,000 पे 10%, वो क्या होगा 8100। फिर क्या लगेगा, हम माइनस करेंगे 81,000 में से 8100 तो कितना आएगा इतना। अब लगेगा इस पे, तो हमारी जो डेप्रीशिएशन है वो क्या होता जा रहा है, पहले साल कितना था 10,000, फिर कितना था 9,000, फिर कितना 8100, फिर कितना 7,290 रुपीज़। तो आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक क्या हो रहा है, हमारा डेप्रीशिएशन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एसएलएम में क्या था वो कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो असेट की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं आएगी यहाँ पे। ओके, थैंक यू।